नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको सबसे पहले हैप्पी होली कहूंगा। आज का त्यौहार जो है बड़े आराम से मनाइएगा, आनंद से मनाइएगा, क्योंकि ये तो तय है कि जो गलत आपके साथ हुआ था वो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है और या फिर जाने की तैयारी कर चुका है, यानी कि आप मुक्ति की तरफ हैं। काश ऐसा नहीं होता, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मगर जितने दर्दनाक तरीके से ये हुआ तो फिर उसका चला जाना ही लाजमी है। दोस्तों, मैं कुछ कोर्सेज चलाता हूँ, वो आप मेरे किसी भी वीडियो में देख लें। क्रैश कोर्स है, मेन कोर्स है, और अगर आपको रेमेडी चाहिए तो फिर आप बाकायदा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आज हम अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे, कल से हम वापस अपॉइंटमेंट्स देंगे, इसलिए आज अगर मैसेज डालते भी हैं तो आपको कल का ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, कल ही जाकर कंफर्मेशन मिलेगी अपॉइंटमेंट की। व्हाट्सएप पे मैसेज ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं उठाते हम। तो दोस्तों, जनरली क्या है कि आपको एक बात हमेशा एक गलतफहमी दी जाती है कि जो डीवी का केस है वो क्वैश हो ही नहीं सकता। 2012 से 13 से काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स आ चुके थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि जो हाई कोर्ट है उसकी इनहेरेंट पावर है कि क्वैशिंग पॉसिबल है, कराई जा सकती है। फिर भी कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो ये कन्फर्मेशन अपने दिमाग में रख लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी गाइडलाइंस है जो रिसेंटली आई है कि आपको हाई कोर्ट से क्वैश कराने का डीवी का राइट है। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि डीवी का केस लड़ते रहते हैं। लेट मत कीजिए। जब भी आपको लगता है कि झूठा डीवी का केस है, आपके पास कुछ अच्छे रेलेवेंट सबूत हैं, लोअर कोर्ट में इसकी प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि डीवी और डाइवोर्स ये दो चीज़ बहुत लंबे चलते हैं, बहुत ज़्यादा खींचा जाता है। जबकि मैं पहले गए वीडियोस में इनकी टाइम लिमिटेशन और इनकी टाइम बार, टाइम बाउंडेशंस और इसके अलावा ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूं। तो कुछ भी अगर आपके पास कंक्लूसिव है जो आपके केस को जल्दी से जल्दी रिजल्ट पे निकाल सकता है, तो आप प्लीज़ अपने केस को क्वैश ही करा लें, बजाय इसके कि आप नीचे लोअर कोर्ट्स में धक्के खाते रहें। अब क्वैश कराने के अंदर क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, आज मैं कुछ जजमेंट्स के थ्रू आपको कॉन्फिडेंस भी दूंगा और नॉलेज भी दूंगा। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि जनरल जो प्रॉब्लम रहती है डीवीज के अंदर वो लगभग इन्हीं जजमेंट्स के जो आज मैं रेफरेंस के साथ आपको कंटेक्स्ट क्लियर करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आप डीवी आसानी से क्वैश करा सकते हैं। देखिए, प्रीति गुप्ता वर्सेस प्रमोद गुप्ता 2017 का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। डीआईआर के बिना जांच के आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दिए जा सकते, ये आपको मैं बता दूं। देखिए, अगर डीआईआर के थ्रू आपके केस में जांच नहीं हुई है तो ऐसी सूरत में कभी भी मजिस्ट्रेट को ये आदेश देने का राइट नहीं है, इंटरिम ऑर्डर देने का राइट नहीं है, किसी भी तरह का इंटरिम ऑर्डर डीवी के थ्रू, कि वो ये तय कर लें सिर्फ बयानों के आधार पर, सिर्फ बिना कोई जांच किए जो पत्नी ने कह दिया उसी को ही डीवी मान लें। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट ये बहुत जरूरी है। इसको अगर संलग्न नहीं किया गया है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने उतना जस्टिफाई नहीं किया है जितना लड़की कह रही है या बीवी कह रही है आपकी कि मेरे साथ इतना मारपीट हुआ, वो हुआ, तो ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं होंगी तब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर हो गई। यहाँ तक कि कई जगह तो इन्वेस्टिगेशंस होती ही नहीं है, यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनती ही नहीं है और डायरेक्ट आपका डोमेस्टिक वायलेंस केस स्टार्ट हो जाता है। तो इस ग्राउंड पर भी आप इसे क्वैश करा सकते हैं। और इसमें अगर कोई बात गलत लिखी गई है या जांच सही तरीके से नहीं की गई है तो उसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये पूरा जजमेंट इसी कंटेक्स्ट में आपको सपोर्ट करेगा। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब डोमेस्टिक वायलेंस केस का सामना कर रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं, तो आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि अक्सर उसमें जो है आपकी वाइफ वो दहेज के बारे में बहुत कुछ लिख देती है, पर उसका कोई लेना देना नहीं होता डोमेस्टिक वायलेंस केस से। तो ये एक जो मैं अगला जजमेंट आपको बताने जा रहा हूं ये आपको सपोर्ट करेगा उस मैटर में। आनंद सिंह ज्ञाना वर्सेस सुमन कुमारी, ये जो है 2016 का जजमेंट है और 2016 के अंदर ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए कि पति जो था वो सामान जो है दहेज का उसको कम लाने या अच्छी क्वालिटी का नहीं लाने की वजह से अक्सर ताने मारा करता था। पत्नी ने ये आरोप लगाया पति के ऊपर। साथ में एक बात और कही कि वो जो भी उसके अलावा, यानी कि ये जो मैटर है इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, यानी ये भी नहीं कहा कि पति जो है वो मुझे मारता था, पीटता था, सिर्फ दहेज के लिए ताने। तो पहली बात तो दहेज के लिए की गई कंप्लेन और तानों के लिए बहुत सारे और भी ऑप्शन है, पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरी चीज, उसमें कहीं भी उसने ये मेंशन नहीं किया कब कहा, किस वक्त कहा। ये बात हमेशा समझिए, क्वैशिंग इस आधार को मजबूत करती है या फिर इस आधार से आप मजबूत क्वैशिंग करा सकते हैं। अक्सर कहानियां होती हैं, टाइम प्लेस डेट नहीं होती है, और इसी का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि ये कहानी है मनगढ़ंत, क्योंकि अगर कोई सही में इंसिडेंट हुआ होता तो उसका टाइम, डेट, प्लेस सब कुछ लिखा जाता है। मुद्दे की बात यह है कि अक्सर देखिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस की जगह जो केस है वो आप पे थोप दिया जाता है। तो इस जजमेंट में एक और चीज बहुत अच्छी बताई गई है कि पत्नी पहले ये साबित करे कि वो आपके साथ रहती थी। अगर पति मना कर देगा कि वो मेरे साथ नहीं रहती है, हमारे बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से नहीं है, तो फिर इस वजह से
जो भी निर्णय है वो मजिस्ट्रेट साहब ढंग से लें। अगर वो सोचते हैं कि सिर्फ पत्नी ने कह दिया है और उसके आधार पर, बयान के आधार पर केस चलाया जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आपके साथ थी, सिर्फ उसके कह देने भर से नहीं चलता है। ये मैं अपने कई वीडियोस में भी कह चुका हूं कि अगर पत्नी ने सिर्फ इतना कह दिया कि हाँ साहब मैं तो इतने से इतने साल के बीच में थी, अक्सर कई बार झूठे केसेस में कह भी देती है, और अगर पति ने ये कह दिया कि नहीं साहब वो मेरे साथ नहीं थी इतने टाइम पे, तो फिर ये पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा कि वो पति के साथ थी या नहीं थी। ये इंसिडेंट उसी को ही कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट साहब भी इस जजमेंट के अकॉर्डिंग लाइबल हैं कि वो उसके बयान में ये चीज लें और साबित करवाएं, अदरवाइज ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लग सकता। अब जो सबसे जरूरी चीज है जो मैं अगले जजमेंट के यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि असल में डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर बेसिकली किस तरह से लोग शामिल होते हैं और किस तरह से डोमेस्टिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए, तो ये उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। 2015 का जजमेंट है ओम प्रकाश सिंघल वर्सेस शिमला गर्ग। देखिए इसके अंदर जो कहानी है वो ये है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता क्या है। देखिए वैसे तो हमारी डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई है, उस डेफिनेशन को थोड़ा जस्टिफाई कीजिए। वो डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारे डीबी एक्ट में लिखी हुई है उसी को इन्होंने वापस समझाया है, और आपको भी समझना चाहिए कि जब पति पत्नी साथ रह रहे हो और उनके और भी कोई घर वाले, जैसे स्पेशली लड़के के घर वाले जैसे माता पिता या उनकी बहन यानी जो पत्नी की ननद है वो साथ में रह रही हो, जो कि एक ही घर होना चाहिए, एक ही घर की एक छत होनी चाहिए, यानी कि एक मकान है उसके ऊपर एक और मकान बना, मतलब एक और फ्लोर बना हुआ है। अगर बाकी परिवार ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, पति पत्नी नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, तब भी इससे डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं माना जाता, पहली चीज। दूसरी चीज कि कई बार ननद का, मामा का, चाची का, सबका इसमें नाम लिखवा दिया जाता है, तो ये आसानी से क्रैश हो सकती है डीबी की कंप्लेन। रीजन क्या है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है कि बिटवीन 4 वॉल्स अंडर 1 सिंगल रूफ, यानी कि एक चार दीवारी और एक सिंगल रूफ, यानी ऊपर वाले फ्लोर पे भी अलग होकर रह रहे हैं, उनकी रसोई अलग है, उनका रहना खाना अलग है, और वो वहीं रह रहे हैं, तो वो अलग अलग रूफ्स मानी जाएगी और अलग अलग 4 वॉल्स मानी जाएगी, यानी वो भी नहीं माना जाता। दूसरी चीज माता पिता पहले साथ रहते थे, पर कई साल पहले या कुछ महीनों पहले वो आपको छोड़ के चले गए, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप उसी वक्त खत्म हो गया, और ये पत्नी को ही साबित करना है कि अभी तक वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार पत्नियां लिखवा देती है कि हमें फोन पर डांटा गया, हमें फोन पर ताने मारे गए, वो किया गया। तो इसके लिए बहुत अलग एक बात है, वो ये है कि पत्नी उसके लिए कोई और कंप्लेंट किसी और धारा में करा सकती है, सेक्शन में, पर डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं करा सकती। डोमेस्टिक वायलेंस का तो मतलब ही ये है कि वो लोग एक घर में रहते हों, अगर वहां रह के पत्नी को परेशान किया है तो ही एस्टैब्लिश होगा। पर एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ इतना कह देने से कि वो सब यहां रहते थे साबित नहीं होता, क्योंकि बाकी के 2 जजमेंट जो हैं उनको आप अगर ढंग से देखें तो उसके अंदर भी पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि वो लोग वहां रहते थे। अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं रहते थे, तो ससुराल वाले सेफ है। सबसे जरूरी चीज ये है कि जो पत्नी होती है डोमेस्टिक वायलेंस में भी आजकल क्या कर रहे हैं, रेजिडेंस की जगह सिर्फ प्रॉपर्टी के राइट्स ही मांग लेते हैं कि साहब हमें प्रॉपर्टी दिलवा दो। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त मुद्दा इसके अंदर उठाया गया है। आजकल 50% केसेस में ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त मुद्दा इस जजमेंट में उठाया गया है कि भाई प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू। डोमेस्टिक वायलेंस में कोई प्रॉपर्टी के राइट्स की लड़ाई नहीं है। तो आपका जो मेन है वो है घरेलू हिंसा, और वो भी तब जब उस घर में रहने वाले लोगों ने आपको प्रताड़ित किया हो। अब पति पत्नी साथ रहते हैं, माता पिता कहीं बाहर रहते हैं और वो कभी आए भी नहीं, पर माता पिता का नाम लिखा दो, भाई बहनों का नाम लिखा दो, सत्यानाश शुरू कर दो। तो इन सारे जजमेंट्स को यूज कीजिए। और मैं आज आपको दबाव बनाकर एक बात कहता हूं कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, वहीं रोकिए, रसीद फाड़िए और सीधा आप हाईकोर्ट जाइए। कोई मतलब नहीं है कि आप, अगर आपका केस स्ट्रेच आउट हो रहा है, आपके फैक्ट्स रियल हैं, आपकी मजबूती से पेशकश आप रख सकते हैं, फिर भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप निकल जाएं हाईकोर्ट के लिए। क्वैशिंग इजीली हो जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वैश कराना। एक बार 498 चैलेंजेबल हो जाता है, पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को क्वैश कराना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और एक भी कोई केस अगर झूठा साबित होता है पत्नी पे, तो एक तो डाइवोर्स मिलना बहुत आसान हो जाता है, और दूसरी चीज एलिमनी मेंटेनेंस ब्लॉक करना आसान हो जाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, झूठा केस अगर आपने अपने पति पे लगाया है, अगर आप पत्नी हैं और सुन रही हैं, तो ये तकलीफदायक बात आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो आप लोगों को कोई पनिशमेंट मिलता नहीं है, तो कम से कम जिस लालच के लिए आप आए वो लालच बंद हो। पति की जिम्मेदारी है कि आपको एलिमनी भी दे और मेंटेनेंस भी दे, पर इस बात के लिए दे कि आपने उसे प्रताड़ित किया, उसके पूरे परिवार को मानसिक शारीरिक रूप से परेशान किया, और खुद वहां पे ढोंग कर रही है कि मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो हम पीड़ित पुरुषों के और पीड़ित महिलाओं के साथ हैं, पर झूठे पुरुषों और झूठे महिलाओं के साथ नहीं है। तो जो झूठा है उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कई बार बताए गए हैं। अगर एक बार आप गलत साबित हो गई तो बेटर है कि अगर आप पत्नी हैं और झूठा डीवी का आपने केस लगाया, तो बेटर है कि पहले ही सेटलमेंट कर लें, क्योंकि ये देखने के बाद काफी लोग एक्टिव हो जाने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक के बाद आप जरा ये नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपने कुछ सोचा है अपने डीवी के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद। हैप्पी होली वंस अगेन, और बहुत आराम से और तसल्ली से मनाइए। बहुत खुशियों का और रंगारंग दिन आपका रहे, मैं यही कामना करूंगा।